बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शहर का मौसम खुशगवार है, गुज़श्ता रात से ही हवाएं चल रही हैं और सुबह भी मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और खुशगवार है। वो शिद्दत वाली गर्मी जो है उसमें खासी कमी आई है। सो वीकेंड है, आप अपना वीकेंड अच्छे से प्लान कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की शादियां भी चल रही हैं, तो अच्छा मौसम होगा, आप इंजॉय कर सकेंगे। आगे चल के जब हम अपना वेदर का बीपर करेंगे तो आपको इन डिटेल बताएंगे मौसम कैसा रहेगा, बारिश के कितने इम्कानात हैं और संडे को मौसम कैसा होगा। खैर, अभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि वो जो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी शिद्दत वाली थी उसमें फ़िलहाल कमी आई है। अब दोपहर को देखें जी 1 बजे के बाद मौसम कैसा होगा। अच्छा जी, मौसम की तो हमने बात कर ली, हमने खबरों की तरफ चलना है और 11 बजे हम भी हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर खोखर साहब और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे और गुज़िश्ता दिनों मेरे अपने बच्चे जब बीमार हुए तो डॉक्टर ने कहा मुमकिन तौर पर ये कोविड वाले ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि मुसलसल 3-4 दिन से बुखार था। सो माहिरीन की तरफ से तो यही कहा जा रहा था। अच्छा जी, तेज बुखार, भूख ना लगना, फ्लू, थकावट कोरोना वायरस की हालिया शक्ल और अलामात हैं। बुजुर्ग और पहले से बीमार अफराद को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सो ये बढ़ भी सकता है और जो लोग पहले से हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जैसे बुजुर्ग अफराद का जिक्र किया गया है, 2-3 अगर लोग पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, फ्लू के केसेस में इजाफा हुआ है और ये मुमकिन तौर पर इन्फेक्शन जो है वो कोरोना वायरस करार दिया जा रहा है। इस वाले से लोगों को यही चाहिए कि एहतियाती तदाबीर जो है ना वो अख्तियार करें, खासतौर पर एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से फासले पर रहें और मास्क इस्तेमाल करें, ये जरूरी है। ताकि आपने तो नहीं मिलाया किसी से हाथ आगे? ये बात सबको मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल, इस वाले से ये फासली इकदाम जो है वो जरूरी है और इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक आगाही मुहिम शुरू करे आपने बहुत जबरदस्त बात ताकि लोगों को पता चले कि इस वाले से कोरोना वायरस की जो एक नई शेप है वो आ रही है, जो मुमकिन तौर पर फ्लू से शुरू होती है। लिहाजा इस हवाले से एक आगाही मुहिम लोगों को दी जाए और वो जो कोरोना जो फ्लू के पेशेंट है उनको चाहिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन फ्लू की लगवाएं और जो डॉक्टर को फौरी तौर पर जाकर चेक कराएं। अगर कोई भी किसी का फ्लू होता है तो फौरी तौर पर जो है वो किसी अच्छे से डॉक्टर को, वो मोहल्ले के डॉक्टर को, जो टकरा डॉक्टर होता है उसको नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को जाकर चेक कराएं ताकि उसका इलाज किया जा सके, उसका इलाज माल जाए। 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही खोखर साहब ने। एक, आपको प्रॉपर एक कैंपेन शुरू करने की जरूरत है, आगाही मुहिम, लोगों को पता हो, क्योंकि हम लोग तो इतने ईजी हो जाते हैं, अच्छा कोरोना निकल गया अब तो कुछ नहीं है, ये तो नजला जुकाम बुखार नॉर्मल रूटीन वाला है। नहीं जी, आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, बच्चों के मामले में भी और बुजुर्ग अफराद के मामले में। एक तो कैंपेन चलाएं, दूसरा ये कि फौरी तौर पर आपको इलाज की तरफ जाना है, अपने टेस्ट कराने हैं। कुछ ना करें, कम अज कम हाथ मुसलसल धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें जिनको फ्लू है। दुर्रे ने आप अच्छा, इसमें बचने की इसलिए भी ज़रूरत है कि हुकूमत पंजाब तो हेल्थ वर्कर्स को कुट लगाने में मसरूफ़ है, आपको पता है, और वो लोग आगे से हॉस्पिटल्स में आज उन्होंने काम बंद कर दिया है। अब जब सरकारी अस्पतालों में काम नहीं होगा तो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ लोग जाएंगे, वहाँ पे भी अपनी जेबें खाली कराएंगे, हासिल तो कुछ होगा नहीं। तो इससे बचें, अपना आपका एहतियात करें। जिन लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी डिजीज़ रहती हैं, एलर्जी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को सांस का मसला हो जाता है, बहुत सारे लोगों को जो है वो नाक से सांस लेना मुहाल होता है, साइनस का इशू है। अब ये हे का सीज़न है, हे फीवर हो जाएगा, गंदों की कटाई स्टार्ट हो चुकी है पंजाब में, हमें ये बड़े इश्यूज हो जाएंगे और फिर छींके आना और जो आपको नज़ला जुकाम मुसलसल केरा गिरना। इसका हल तो एक यही है कि आप मास्क पहने। आप ये लोग हाईली रेड लाइन पे हैं, इनको फौरी तौर पे इस तरह की वायरल इन्फेक्शन जो कोरोना में कन्वर्ट हो सकती है उसके चांसेस ज़्यादा रेट होते हैं। अब जो रह गई बात इलाज मुआवजे की, पहले तो ये है कि आप इसे बचें, लेकिन अगर हो जाता है तो परेशान ना हो। जो सिम्टम्स के बाद एहतियाती तदाबीर होती है अपने आप को डॉक्टर की मुशावरत के बाद, जो मिनिमम मैक्सिमम वो कहते हैं जी कि एक आप टैबलेट ले लें, एंटी एलर्जी ले लें, पैरासीटामोल कोई ले लें, तो दैट्स इट, उससे गुजारा करें। वो 2-3 का जो सर्कल है ना, 2-3 दिन बुखार होना शाम को रात को, उसके बाद आपको खांसी रहना, जुकाम रहना, वो आपको होना है। जब आप इस वायरल इन्फेक्शन में चले जाए तो पैनिक ना हो, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें घर में ही, बाकियों को दूर रहें। आपने जो बात की है कि हाथ मुसलसल धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, 2-4 दिन में आप बेहतर हो जाएंगे और कोशिश करें लोगों से मिलना जुलना तर्क करें। इसमें ये होता है कि आप ना मेडिसिन खा भी लेना तो मुसलसल आपको 2-3 दिन तो बुखार बहुत हाई फीवर वाला होता है। सो इस पे घबराने की जरूरत नहीं है।
अपना पानी की इंटेक अच्छी रखें। और हम पता है भूख नहीं लगती है बुखार की हालत में, सो आप ये कि थोड़ा थोड़ा खाते रहें, थोड़ी सी इम्यूनिटी भी आपकी बेहतर है। बट सबसे बेहतर चीज़ जो है वो आपने एहतियात करनी है। एक से दूसरे में ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो मुंतकिल होता है। बच्चों के हवाले से घर में अगर किसी बड़े को है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मास्क पहन के रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। पर्सनल हाइजीन, सफाई तो वैसे निस्फ़ ईमान है। सो बेसिक जो चीज़ें हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गौर करना है, मुसलसल हैंड वॉश, बच्चों को बड़ों को सबको ये मुसलसल आदत बना लेनी चाहिए। हम अपने बच्चों को बार बार कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे हैंड वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकेंगे। अच्छा जी, हमने जाना है जी अपनी अगली खबर की तरफ। और वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की गई, हेल्थ वर्कर्स की पुलिस से झड़प, आज ओपीडीज बंद करने का ऐलान किया गया है। ये धमकी दी जा रही है कि अमल हो गया? दुरेनायाब देखिए, मैं तो ये अभी वाईडीए का बयान पढ़ रहा था कि उनको जब मुज़ाकरे के लिए बुलाया गया और वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई बंदा मौजूद ही नहीं था, उल्टा वहाँ पे आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके ना सिर्फ उनको एक पूरी तरह से नहला दिया बल्कि बकौल उनके के उनकी कुछ प्रोग्राम भी चढ़ाया। अब मसला सिर्फ ये है, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, ये एक जमहूरी हुकूमत है और हुकूमत वक्त को नाखून होश के लेने चाहिए। आप खुद हमेशा ये कहते थे जब आप पे तशद्दुद होता था और मुख्तलिफ लोग जो है वो इस चीज़ की आवाज़ उठाते थे कि सियासतदानों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, सहाफ़ियों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। हमारे नापसंद से नापसंद लोगों को भी हम ये नहीं कहते थे कि इन पे हाथ उठाना चाहिए, किसी को बात ज़ुबान से करनी चाहिए, डायलॉग से करनी चाहिए। और अगर चंद घंटे के एहतजाज के दौरान ही हुकूमत इतना पैनिक हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शंस ऊपर से ले रही हैं और जीरो टॉलरेंस उसमें। वो कहते हैं जी कि बस जो मर्जी कर लें, आपको जो है ना हमने कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं करने देना, इस पे चाहे पूरा उनको फोर्स लगानी पड़ जाए। इससे रिफ्ट बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे आपके मिनिस्टर्स किधर है, आपके सेक्रेटरीज किधर है, सही बात है, आपके कमिश्नर किधर है, डिप्टी कमिश्नर किधर है, आस-पास हर रोज मैं तो ये कहता हूँ जो हेल्थ जो ये ग्रैंड अलायंस है, इनके जो मुतालबात है बहुत सारे मुतालबात इनके जायज भी हैं कि अस्पतालों की नजकारी नहीं होनी चाहिए। पहले अस्पताल जो प्राइवेट आपने अस्पताल देखे हैं उनका क्या हाल है, वहाँ कितना इलाज महंगा मिलता है। अगर अस्पतालों की नजकारी हो जाएगी तो इलाज महंगा हो जाएगा। निजकारी नहीं होती तब अस्पतालों के हालात बेहतर हैं। बिल्कुल, लेकिन नजकारी से महंगा हो जाएगा, इलाज महंगा हो जाएगा और दूसरा मुलाजमिन को फर्क कर देंगे, फिर इस वजह से वो बड़े नुकसान हो गए। तो अस्पतालों की नजकारी नहीं होनी चाहिए बल्कि अस्पतालों की रिस्ट्रक्चरिंग करें, आप इनकी रिफॉर्म लाए अस्पतालों में, आप इनकी जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर करें। आप अच्छा, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। हम तो अपने बचपन से देख रहे हैं सरकारी अस्पतालों में मसाइल ही मसाइल हैं, अद्वियात नहीं, लिफ्ट्स खराब हैं, जितनी टेस्ट वाली मशीनें हैं वो तमाम खराब हैं। अगर ये दावा किया जा रहा है, हमें इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत है ना। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि वहां पे वसाइल नहीं है। अब वसाइल प्रोवाइड करना हेल्थ वर्कर्स का काम नहीं है। नंबर एक, हेल्थ वर्कर्स का कसूर या डॉक्टर्स का कसूर ये है कि उनके बिहेवियर्स इशू हैं। उनके प्राइवेट क्लिनिक चलाने से सरकारी मुलाजमत को साइडलाइन करने के इश्यूज हैं 100%। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कंट्रोल करना चाहिए, अच्छे हालात रखने चाहिए। लेकिन जो इस वक्त ये मुतालबा है ना कि जी आप प्राइवेट निजकारी करने से जो आपने पहले किए या जो आपने पहले सिस्टम चलाया, अगर उससे रिजल्ट मिलते हैं, मैंने तो पहले भी ये कहा है कि अगर आपको इससे रिजल्ट मिलते हैं तो आप कर लें। और खोखर साहब ने हमेशा उसूली बात की है कि अगर आप पे बोझ नहीं बढ़ता, आम शहरी पे प्राइवेट निजकारी करने से उसकी जेब पे बोझ नहीं बढ़ता तो आप बिस्मिल्लाह करें। अगर ये है, अगर आपने वही पैसे एक जेब से निकाल के दूसरे रवाये से प्राइवेट मैनेजमेंट अस्पतालों को देने तो ये गरीब की जेब इजाजत हम इस चीज के खिलाफ है। और यही मौकफ जो है ना कमोबेश वाईडीए का भी इस वक्त है, हम उनके साथ खड़े हैं। जहां वो नाजायज ज्यादती करते हैं हम लोग खुल के बोलते हैं। बट अब दूसरी तरफ ये देखें ना कि मुसलसल आज मेरे ख्याल से 15वां रोज है, 14वां-15वां रोज है एहतजाज। हमारे मिनिस्टर छुप के बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरीज छुप के बैठे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी पता नहीं किन कमरों में घुस गई है। इतने दिनों से मुझे पता है कौन आया है, नजरों से ओझल तो नहीं है ये एहतजाज। बीच सड़क में बैठे हैं और उस रोड पे बैठे हैं जहां से रोजाना इन तमाम लोगों का गुजरना है। अब आप देखें कि हम पहले भी एहतजाज की नजर अपनी बहुत सारी कीमती जानें कर चुके हैं। इसी मॉल रोड पर एहतजाज हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? अब मुसलसल ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम रहना, मॉल रोड की वजह से जेल रोड, केनाल रोड, पीक आवर्स में आप देखें कि बुरा हाल है शहर में ट्रैफिक का। कोई इस पर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। आपके हालात ये हैं कि ओपीडीज बंद है, मरीज बेचारे रुलते रहे। सो कहाँ गई आपकी तरजीहात जो आप सेहत के हवाले से बड़े बड़े दावे करते थे? आवाम आती है बेचारी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, जिनके ऑपरेशन प्लान है उनको कह देते हैं जी
आज तो ये नहीं हो सकता। डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, जाके डॉक्टर्स की बातें आपको अलहदा से सुननी पड़ती हैं, पैरामेडिक्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो गरीब आवाम किधर जाए। अब इस पर तो मुसलसल ये जो चुप रहने वाला एक सिलसिला है, इसको तो खत्म करना होगा। सीएम साहिबा का कोई इस पे बयान नहीं सामने आया। ये हैरान कुन बात है कि हालांकि वो तो कहती हैं कि जी मैं पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अदा कर रही हूँ, मैं तमाम इदारों पे दस्ते शफकत रखे हुए हूँ, ठीक है रखा भी होगा, लेकिन अब उनको आगे आने की ज़रूरत है। ये पॉलिसी मेकिंग चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ही आएगी तो डायरेक्शंस आगे चलेंगी। अब ये इदारे जो है ना सारे मुंह देख रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी देख रही होगी जी, सीएम का अगर इंटरेस्ट है तो हम जाएं, हम जाके मुज़ाकरात करें, पुलिस भी देख रही होगी अगर हुकूमत कहे तो हम डंडा सोटा ना चलाएं। ये पॉलिसी डिसीजन होते हैं ना, पिछली गवर्नमेंट जितनी भी रही हैं, जब जब अब ये शुक्र अदा करें कि ओपोजिशन एक्टिव नहीं है, ओपोजिशन अपने मसाइल में घिरी हुई है, वरना तो उन्होंने इनके साथ आके कैंप लगा के बैठ जाना था। माजी में ऐसा होता रहा और इनके साथ और मुश्किलात पैदा करनी थी। मुश्किलात तो इनके लिए क्या, हुकूमत के लिए क्या हो रही है, हमारे लिए हो रही है। आज अस्पतालों की ओपीडी बंद है, जिसकी वजह से लोग बेचारे गरीब, नुकसान तो गरीब का हो रहा है। अंदाजा करें कि सरकारी अगर तमाम अस्पतालों की ओपीडी बंद है तो कितनी बड़ी तादाद में ये गरीब जो पेशेंट है उनका डिस्टर्ब नुकसान हो रहा है कि गरीब पेशेंट बेचारे अस्पतालों में जाते कौन है, गरीब लोग जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। जो अमीर लोग होते हैं वो तो प्राइवेट अपना डॉक्टर से चेक कराते हैं, प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। तो जो गरीब लोग जो जाते हैं अस्पतालों में, वो बेचारों की ओपीडी बंद। और एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, बुखार हो रहा है लोगों को और नजला जुकाम। अब जो लोग नहीं प्राइवेट डॉक्टर की फीस अफोर्ड कर सकते उन्होंने तो अस्पतालों में सुबह के टाइम ही जाना है। अभी चले जाएं आप, लंबी कतारें लगी हैं, ओपीडी बंद होगी तो किस तरह लोग जो हैं वो अद्वियात ले सकेंगे। लाजमी इस पर कुछ करना चाहिए। बाकी हाईकोर्ट ने ये कहा है कि धरना मॉल रोड से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। हल क्यों नहीं इसका कुछ? नहीं देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की है और हाई कोर्ट ने अपना एक बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है, लेकिन फिर बात सब्जेक्ट भी नहीं है। फिर बात वहीं आ जाती है कि जी आखिर ये मामला तय होना है, आखिर ये मामला तय होना है, तय हो के दोनों फ्रीकैन के दरमियान बातचीत होनी है, उसके बाद ही कोई इसका हल निकलना है। उसमें पहले इनिशियल लेवल पे होता है। होता क्या है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके मिनिस्टर, आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी इन्वॉल्व होती है, बातचीत करती है। फिर जो मुतालबात हतमी तौर पे तहरीरी तौर पे पेश होते हैं वो वज़ीर आला को पेश किए जाते हैं। अगर वज़ीर आला कैबिनेट काबीना जो उनकी एग्री करती है तो बात फिर आगे बढ़ती है। अब ये सफ़र तय करते करते मुझे तो लग रहा है कि मजीद को महीना लग जाएगा और महीना लगने पे लोग रुल जाएंगे। लोग बेचारे तड़प रहे हैं इस वक्त अस्पतालों में। क्रोनिक डिजीजेस के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है क्योंकि उनको सर्विलेंस चाहिए, उनको हर वक्त दवाई चाहिए। फिर जो लोग शदीद बीमार हैं, जो किसी हादसात की वजह से पड़े हैं, कोई दिल के अमराज में पड़े हैं, उनके पुरसाने हाल कौन है। फिर जो कैंसर पेशेंट्स हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिनके दिल के पेशेंट हैं, ये वो मरीज हैं जिनको मुसलसल केयर की जरूरत है। इंडोर भी बंद कल किया गया था, वहाँ खबर आई थी, मैंने टीवी पर देखी थी किसी कि इंडोर जनरल अस्पताल शायद था कि किस अस्पताल में था, इंडोर भी बंद कर दिया गया। फिक्रिया ये आई डोंट नो कि जिन्होंने, मैं तो यही कहूंगा फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब अगर न्यू अस्पताल जाकर एक एमएस को मुअत्तल कर सकती है, अगर जाकर जिना अस्पताल के एमएस को मुअत्तल कर सकती है, हटा सकती है, प्रिंसिपल को हटा सकती है जिना अस्पताल के, तो वहाँ भी वज़ीर आला को चाहिए फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जो उनकी जायज मुतालबात है जो डॉक्टरों के वो तो मानने चाहिए ना। अच्छा, अब वायदे चाहिए और इसको कोई फौरी हल भी निकालना है। वाईडी से हट के बहुत बड़े डॉक्टरों की तादाद है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती है। अब उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दी जा रही। मेरी इतलात के मुताबिक, हमारे रिपोर्टर्स की इतलात के मुताबिक, वहाँ पे डॉक्टर्स को उनकी ड्यूटीज अदा नहीं करने दी जा रही। उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इन मुतालबात के हक में वाईडीए के साथ खड़े हों या ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ खड़े हों। सो इसमें बेचारे मरीज जो हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। गुजारिश है सीएम साहिबा से कि मामले का प्लीज नोटिस लें और फिल फॉर इसको हल करें। अदरवाइज ठीक है, एहतजाज की वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो बेशक एक इशू है, बट अस्पतालों में लोग जो दूर दराज से आके वापस जा रहे हैं, अपनी जेबों में किराए इतने इतने भारी भरकम लगा कर दूसरे शहरों से, कोई सूर से चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक दो दफ़ा जाना हुआ, दूर दराज से लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो प्लीज़ उन पर रहम करें। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि मेगा मंसूबों के लिए 15 अरब 54 करोड़ मंजूर। चुबुर्जी में 3 रिहायशी टावर बनेंगे और ये खबर है जी कैसर खोखर साहब की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चुबुर्जी जो क्वार्टर है
वहाँ पर चुबुर्जी गार्डन भी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर 3 रिहायशी टावर बनेंगे और इस वाले से जो लाहौर हाईकोर्ट के मुलाजमिन हैं उनकी रिहायशगाहों की तमीर के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ये बजट PND बोर्ड ने मंजूर किया है और चेयरमैन PND बोर्ड नबील अहमद अवान की सरबराही में इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी PND डॉक्टर आसफ तफैल समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। जबकि इसके साथ ही दूसरे जो शहर हैं उनके मनसूबे भी मंजूर हुए हैं, लेकिन लाहौर के 2 मनसूबे थे, जो हाईकोर्ट की मुलाजमिन की रिहायशगाह की तमीर के लिए मनसूबा और जो चुबुर्जी गार्डन में 3 रिहायशी टावर जो बनेंगे। इस वक्त मैं बताता चलो आपको कि लाहौर में जो है ना सरकारी मुलाजमिन को रिहायश के लिए बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ 2900 जो है ना घर हैं सरकारी, जो सरकारी मुलाजमिन को मिलते हैं लाहौर शहर के अंदर 2900 घर हैं, जबकि मुलाजमिन की तादाद आपको पता है लाखों में है लाहौर शहर में इस वक्त, और सबसे ज़्यादा लाहौर शहर में तादाद है मुलाजमिन की, क्योंकि डिवीजनल हेडक्वार्टर भी यहाँ है, जिली हेडक्वार्टर भी यहाँ है और सूबाई हेडक्वार्टर भी यहाँ है, जिसकी वजह से रहायशी मुलाजमिन बहुत ज़्यादा तादाद में है और मकान बहुत कम है। ख़ासतौर पर डॉक्टर जो है या हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मुलाजमिन है या महकमा एजुकेशन का मुलाजमिन है, उनको सरकारी रिहायशगाह नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका एतराज़ भी होता है कि हमें सरकारी रिहायशगाह नहीं मिलती, लिहाजा हमें भी दीजिए। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसी जो रिलैक्स करे और जो महकमा एजुकेशन और महकमा हेल्थ के जो और महकमा CNW और दूसरे महकमे जो है मसलन हेल्थ की जो स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है या टेप्टा है या स्पेशल एजुकेशन है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, जहाँ तक बात है इसकी चुबुर्जी वाले क्वार्टर्स की, तो यहाँ बहुत पुराने हैं, तो क्या इन सबको डिमोलिश करके नहीं बनाए जाएंगे? देखिए, वक्त की जरूरत तो ये है कि वादत रोड पर भी जो क्वार्टर्स हैं सरकारी तौर पे, आपको उनको भी डिमोलिश करके मल्टीपल या कम से कम आपको 4 स्टोरी या 4 जो एक होता है पूरा आपका अपार्टमेंट, 2 अपार्टमेंट डबल स्टोरी इस तरफ, 2 अपार्टमेंट इस तरफ, आपको उस मॉडल पे जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। अच्छा, या फिर आपको इस वक्त लाहौर शहर के अंदर सबसे कामयाब जो मैं समझता हूँ कि जो मनसूबा हायरा इसका है वो है अस्करी अपार्टमेंट्स। हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से उन्होंने मैनेज भी किया हुआ है और अंदर लोग रह भी रहे हैं। तो हम लोगों को सरकारी तौर पर अब उस तरफ जाना चाहिए। CBD के अंदर बहुत सारी जगह पड़ी है, वो उन्होंने भी ऑफर की हुई है। खोकर साहब को पता होगा, उन्होंने सेक्रेटरीट को ऑफर की थी कि आपको हम एक यहाँ पे गवर्नमेंट के टावर्स बना के देते हैं, आप अपने सेक्रेटेरिएट के बहुत सारे ऑफिस को यहाँ शिफ्ट करें ताकि जो बड़ी बड़ी जगह घेरी हुई है आप खत्म करें। अब उसके अंदर आपको हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट्स की तरफ जाने की जरूरत है। आप एक कनाल के प्लॉट पे मिसाल के तौर पे एक फैमिली को बिठाते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट ग्रेड 20 का हो या किसी का भी हो, उसी एक कनाल पे आप 4 से 6 फैमिली एडजस्ट कर सकते हैं बड़े रीजनेबल तरीके से, ठीक है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट, हर चीज़ आपको फैमिली बन सकता है। आपको इतना ज़मीन के टुकड़ों से मोहब्बत अब क्यों हो गई है कि आप उसकी जान छोड़ दें, अब आप हाई राइज की तरफ जाएं। आपने 2900 की बात की खोकर साहब ने, उसमें वज़ीर आला की स्वाबदीदी पे जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई उनकी बड़ी तादाद है जो आउट ऑफ टर्न थे। दूसरी जो वहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम है, जिसमें आपने निगरान हुकूमत में भी देखा कि एक मरहूम ब्यूरोक्रेट की अहलिया को घर दिलवाने के लिए निगरान हुकूमत को पूरा एरी चोटी का जोड़ लगवाना पड़ गया, जो उसका औरत का मैंडेटरी राइट था, उनका बिल्कुल राइट था। तो यहाँ पे ये हालात तो हैं। फिर 5-5 साल से बैठे हैं, 2-2 साल से बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि पॉलिसी में 6 महीने रिटायरमेंट के 6 महीने तक की खोकर साहब इजाजत होती है, बिल्कुल 6 महीने, उसके बाद आपको छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि 6 महीने से बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं और वो नहीं जा रहे, वो घर नहीं छोड़ते और बाकी लोग क्यों में लगे हुए हैं। फिर एक ये भी जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि सरकारी घरों में लोग रह रहे हैं और अपने जाती घरों को भी लाहौर में रखा हुआ है, वो रेंट पे दिया। LDA में बहुत बड़ी तादाद है, मैं इसको हमेशा हाईलाइट करता हूँ। तो वो भी लोगों की हक तलफी कर रहे हैं। जब आपका अपना घर है तो आप उसमें रहें, आपको सरकारी घर लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। तो फिर इन चीजों को सेग्रीगेट करने की जरूरत है। ये काम हुकूमत का पता लगाना है कि किसके पास सरकारी घर था और उसने अपना घर दे के रेंट पे सरकारी अकोमोडेशन में कब्जा कर लिया, या कौन 6 महीने की पॉलिसी को अबार्ट करके आगे जो प्रलॉन्ग कर रहा है। ये चीज़ों को पहले तो सेग्रीगेट करने, फिर अब बात आई है कि चुबुर्जी टावर के पुराने घर जो है वो बुसीदा हो चुके हैं बहुत ज्यादा। अब उनकी दीवारों के अंदर सिर्फ ईंटें रह गई हैं बस ऐसे ही है। अंदर सीमेंट निकल गया, अंदर उनके प्लस्तर गिर गए, पुराने खंडर बन गए, उसी हालत में देख रहे हैं। इसी तरह वादत का। और ये दोनों जगहों का बड़ा बेहतरीन प्लान था कि इन लोगों को आर्जी तौर पर सरकारी मुलाजिम को कहीं शिफ्ट करें जी, उनको 3 से 4 या 5 माह का रेंटल की बुनियादों पर उनको अकोमोडेट करें, यहाँ पे टावर्स खड़े करें, रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाएं, रिहायशी अपार्टमेंट्स के ब्लॉक्स खड़े करें, उसके बाद उन मुलाजमिन को वापस शिफ्ट आउट करें। तो इतना अच्छा प्लान है और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अरबों खरबों पे लगा के आप उनकी सरकारी रिहाइश गाहों के किराए भी अफोर्ड कर रहे होंगे, आप उन्हीं की बिल्डिंग को बना भी रहे होंगे। उसमें भी जो फ्लैट्स हैं वो बनाने का मंसूबा है कि बाद कॉलोनी जो है वहाँ पर फ्लैट्स बना दी जाए
क्योंकि वहाँ पर घर जो है ना वादत कॉलोनी के बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। फिर जो वहाँ पर जो है सालाना जो है उनका रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा बजट लगता है, जो कि वो अनअफोर्डेबल है हुकूमत के लिए। तो इसलिए वहाँ भी टावर ने जो सर्जिकल टावर की तर्ज के ना रिहायशी टावर जो जिनको कहते हैं वो बनाने का प्लान है हुकूमत का। इस वाले से ये CNW के साथ मिलकर हुकूमत फंड्स भी मंजूर हो गए हैं, प्लान भी बन गया है, तो इस पर अमल दरामद कब से होता है? जी अमल दरामद 1 जुलाई से अमल दरामद इस पर होगा। अगले जो बजट होगा ये उस बजट में पैसे आ जाएंगे और 1 जुलाई से इस पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो मुलाजमीन का मामला है ना, जब इन्होंने अपने घर बनाने होते हैं, GOR DHA में बनाया और अब जो बन रहे हैं उनके तो आपको पता है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पे तो अब सिर्फ फिनिशिंग का काम हो रहा है। और वो ना किसी बजट में इसी तरह आया, ना किसी को उनको 30 जून के बाद डाला गया, उनको फौरी तौर पे आके अब जब मुलाजमीन है जिसमें ग्रेड 4 से 16 तक के जितने भी अबव द अंडर द ऑफिसर लाइन जो है, अब उनका मसला है ना, अब उनको कभी कहेंगे जी क्या अब ये मुख्तस हुए सिर्फ, अच्छा आई एम श्योर 100% कि ये फिजिकल मौजूद नहीं होंगे। अभी इनको उन्होंने मुख्तस किया है, इनको निकाल के फंड्स देखने हैं कहाँ से डालने हैं, कहाँ से निकालने हैं। फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है हुकूमत पंजाब के पास, उसमें से फंडिंग की जो टोटल एलोकेशन होती है वो होगा। फिर जब ये फिजिकल फंड आपके पास होंगे तो हुकूमत इस पर काम शुरू कर सकेगी, उससे पहले नहीं हो सकता। तो ये 30 जून की बात खोकर साहब ने ठीक किया कि जुलाई से पहले तो इसकी फिजिकल प्रोग्रेस की तरफ सोचे भी ना। फिर जुलाई में जब ये फंड वाकई ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे मुतलका महकमों को, गालबन ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट ही बनाएगा, तो फिर उनके बाद फैसला होगा कि अब कितनी देर में बनते हैं कितने नहीं बनते हैं। हमने अमूमी तौर पे ये देखा है सरकारी रिहाइश गाहें जो है ना वो साल भी ले जाती हैं। हाँ ऐसी है। अच्छा ये 3 रिहायशी टावर अगर बनते हैं खोखर साहब, तो ये अभी जितने मुलाजमीन रह रहे हैं कैपेसिटी में इजाफा होगा? जी बिल्कुल, ज़्यादा मुलाजमीन को रिहाइश का वहाँ मिल जाएगी। जो लाइन में लगे हुए मुलाजमीन हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, उनको भी वहाँ रिहाइश मिल जाएगी। और जिनकी अलाटमेंट हुई है लेकिन अभी तक उनको घर नहीं मिल सके, उनको भी वहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा ये कि जो चुबुर्जी के जो क्वार्टर है रिहायशी है, वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वादत कॉलोनी की निस्बत, क्योंकि वो इजीली शहर को अप्रोच करता है, सेक्रेट के बड़ा करीब है, जियो अस्पताल के करीब है, नारकली करीब है, मार्केट प्लाजे जो है ना मार रोड करीब है उसके। इस वजह से लोग वहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चुबुर्जी क्वार्टर में उनको घर मिल जाए, तो वहाँ ज़रा ज़्यादा एक्सेस होती है। सही। तो ये दुरे ने आप एक ही सिमेट्री में बने होते हैं कि जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल जो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसको वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक ही सिमेट्री पे टोटल जो 10 या 12 इनको फ्लोर पे जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है, जो अभी इजीली बन सकते हैं। ठीक है। उस पे कम से कम ये 10-12 फ्लोर के आप इसको डबल कर लें एक टावर में, तो 24 से 25 जो है वो फैमिलीज प्रॉपर अकोमोडेट हो सकती हैं। 2 से 3 बेडरूम होता है, उसके अंदर छोटा सा टीवी लाउंज होता है, किचन होता है, बालकोनी होती है। फिर जो मॉडर्न स्टाइल्स हैं उसमें 2 साइडेड आपके रिहायशें हैं, उस पर 2 साइडेड आपके एलिवेशन के बाद उसके अंदर सीढ़ियां जा रही हैं, उसके दरमियान में टोटल आपका जो है लिफ्ट का पूरा ब्लॉक है। ठीक है, तो ये तो टोटल आप प्राइवेटली भी जो बन रहे हैं वो इसी तरफ से बन रहे हैं। हुकूमत है, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, उनको इजाजत खुद ही अपने आप से लेनी होती है, तो उनको तो चाहिए इससे भी आगे हाई राइज लेके जाए, इससे भी ज्यादा रिहायशों को अकोमोडेट करने के लिए, बल्कि वो एक ब्लॉक को 4 साइडेड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि दरमियान में ये सीढ़ियां और उसका लिफ्टों वाला रख लें और उसको चारों साइडों से अपार्टमेंट दे दें, तो ये 24 की बजाय डबल भी हो सकता है। क्या ऐसा भी होता है कि ये अपार्टमेंट्स मुलाजमीन आगे किसी को रेंट पे दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? चेक एंड बैलेंस होता है, फिर लाटमेंट कैंसिल हो जाती है। फिर लाटमेंट कैंसिल हो जाती है अगर किसी को आगे किसी को दिया जाए या रेंट पर दिया जाए या अपनी फैमिली के अलावा जो अलाटी है खुद अलाटी जो किसी और को दे दे, अपने रिश्तेदार को वहाँ दे दे, तो फिर अलाटमेंट शिकायत अगर हो जाए या वो स्टेट को पता चल जाए तो वो फिर अलाटमेंट कैंसिल कर देते हैं। सही। चलिए जी, इसके लिए फंड्स मंजूर हो गए, खोखर साहब ने बता दिया कि जी जुलाई में इस पर आगाज होगा। तो देखें बहुत अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है और बहुत सारे मुलाजमीन को इससे जो है फायदा भी हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है कि खुसूसी अफराद के लिए मुफ्त आलात जदीद मसनूई अज़ा लगाए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ का ऐसा कहना है। वज़ीर आला ने स्पेशल अफराद के लिए खुदकार व्हील चेयर और दीगर सामान जो है व्हील स्कूटी और दीगर आलात सबसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बहुत अच्छी बात है। दुरे नए आप जी बिल्कुल, ये मैडम जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि एक तरफ बहुत सारे महकमों में दस्ते शफ़क़त रखी हुई हैं और बहुत सारे लोगों का जो
किसी न किसी वजह से मजदूरी के शिकार है, उनका भी ख्याल करती हैं। तो इसी तरह उनको सरकारी महकमों के दीगर जो डिप्राइव्ड महकमे हैं उनकी तरफ भी देखना होगा। अब जो ये खसूसी अफराद के लिए इन्होंने रखा है एक हिसाब, बहुत अच्छी बात है। और इसमें जिस तरह वो गई कल और जाके उन्होंने खुद इसका फिजिकल मुआयना किया, बल्कि बच्चे को आवाज़ दी, तो जिसके ऊपर ये तमाम टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट किया गया था, उसने दोनों हाथ से जिस तरह तालियां बजाई, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद ही पॉसिबल हुआ है, ये नहीं हो सकता था। और इसमें जितनी जिद्दत की ज़रूरत है, हमें अब आगे जाने की ज़रूरत है, हमें इससे आगे जाना चाहिए। अब लोग तो हैं, वो तो ब्रेन के जरिए, जो लोग हाथों से या अपनी किसी भी मूवमेंट से महरूम है, उनको ब्रेन के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, और वो हाथ की मूवमेंट भी कर रहे हैं, वो टांगों की मूवमेंट भी कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोज मामूलाते ज़िंदगी की तरफ भी जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत देर आए दुरुस्त आए की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ मुनज़्ज़म इदारों के पास तो थोड़ा सा इसको आसान बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो क्यू में लगे रहते हैं, जिनको व्हीलचेयर्स की जरूरत ये बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स है, जिसमें आप बाजुका तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आपका लोग उसकी चीज़ों का मिसयूज़ भी कर लेते हैं। अगर आप किसी को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स देते हैं, अगर आप किसी को मसनूई अज़ा की तरफ लेके जाते हैं, आप उनको किसी तरीके से करके आगे चलाते हैं, बहुत सारे नाबीना अफराद, बहुत सारे, हाँ जी, बहुत सारे मुस्तहिक के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पेशावर होते हैं। सही कहा आपने। ठीक है, उनको फिर एक आदतन भी कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, फिर बाहर जाके अगर आप उनकी आम जिंदगी में देखें तो वो उसको यूटिलाइज भी उस तरह से नहीं करते, वो विलिंगली इसमें यूटिलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाते। तो इसमें स्क्रूटनी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई नाबीना शख्स पढ़ना चाहता है, अगर कोई हाथों से माजूर बंदा हाथ से कोई हुनर सीखना चाहता है, कोई टांगों से महरूम बंदा अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खुद इन्हिसारी के तौर पे कोई गाड़ी, कोई बाइक को कुछ चलाना चाहता है, तो उनको तो फौरी सपोर्ट करना चाहिए। स्किल्स लोग सीखना चाहते हैं, डिफरेंट जिस तरह से आज हम देख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोग्राम, वो प्रायोरिटी पे जाने चाहिए। उसके बाद सेंसिटिव तौर पे, जिसका मैंने आपको ये जिक्र किया है कि अब ये जो खास तौर पे आपके ब्रेन और आपकी बॉडी से जिसका लिंक होता है, जिस अज़ा का, हाथ खास तौर पे इसमें आ रहे हैं, जिसमें ये आपने देखा होगा कल जिसका उन्होंने खुद एक जायजा भी लिया हुआ है, सामने डेमो भी लिया है, वो बहुत सेंसिटिव है, कॉस्टली है, उसके अंदर इम्प्लीकेशंस बड़ी डिफरेंट हैं, फिर उसका फॉलो अप्स हैं, फिर उसको इस्तेमाल, और उसके लिए अगले बंदे के पास भी पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे बंदे को लगा दें जिसको इन चीज़ों का इस्तेमाल ही ना है, जिनको इन चीज़ों का पता ही ना हो, तो वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग सीख भी जाते हैं, ये भी बात है। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, जिन बच्चों को मसनूई आलात दिए जाते हैं, इनका प्रॉपर फॉलो अप भी होता होगा ना? जी बिल्कुल, उनका चेकअप होता है, उनको बाकायदा बुलाया जाता है महीने में 1-2 दफ़ा, फिर कोई इशू होता है उनके साथ राब्तों में होते हैं जितने टेक्नीशियंस हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स के बगैर और टेक्नीशियंस के बगैर पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं और टेक्नीशियंस अपना काम कर रहे होते हैं, और अगर इनके दरमियान में कोई रुकावट आती है, कोई इसके अंदर कोई ऐसा वायरस पैदा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको वो हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, फिर टेक्नीशियंस उसको फौरी तौर पे रेक्टिफाई करते हैं, और उसके अंदर आलात खास तौर पे सेंसिटिव होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो फिर उसको रिपेयर की तरफ ले जाया जाता है। फिर अगर वो काम करना छोड़ जाते हैं एक वक्त के बाद, तो उनको रिपेयर करने के बजाय उनको बदल दिया जाता है। तो बहुत सारे फेजेस हैं, इस पर बहुत ही ज़्यादा लागत है। तो हुकूमत को जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ के, कि वो अस्पतालों में अद्वियात फराहम नहीं करनी पड़ी, ये जरूर चैलेंज आएगा कि अब यहाँ पे फंडिंग का क्या तरीका कार होगा। ये तो ऐसा काम है जिसमें फंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए होगी, आपके अस्पतालों की मैनेजमेंट से भी कई ज्यादा फंडिंग चाहिए होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। और फिर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, जिसको ये दिया गया है क्या वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर रहा है, उसके पास है, उसने ख्याल रखा है कि आगे ही मतलब की और इसका दायरा कार आपको वक्तन फवक्तन बढ़ाने की भी जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे दूर दराज कर लें। इसमें एक पॉइंट है कि जल्दबाजी जो है उसको रोका जाए। बिल्कुल, वो बात कर रहे हैं आपने। जो जल्दी जो आकर मजदूर अफराद बन जाते हैं, तो आकर वो व्हील चेयर लें या दूसरे जो आलात है, जो स्पोर्टिंग आलात है, वो लेने कर बाद में मार्केट में जाकर बेच दें, और हुकूमत का भी मजाक का निशाना बनाए और माशरे का भी मजाक का निशाना बनाए। इस तरह उनको रोकना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। जो हकदार है, जो डिजर्व करता है, उसको व्हील चेयर भी मिलनी चाहिए, उसको स्पोर्टिंग आलात भी मिलनी चाहिए, उसको स्पोर्टिंग हाथ भी मिलने चाहिए, उसको जो चीज़ों की जरूरत है, अगर उसको माशरे का फाल जो शहरी बनाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो काम करे। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, 1 मई से मजदूरों के लिए राशन कार्ड स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है।
पंजाब हुकूमत 20 अरब, लेबर डिपार्टमेंट और महकमा सोशल सिक्योरिटी के बजट से 10 अरब रुपए फराहम होंगे। जी बिल्कुल, ये 1 मई से मजदूरों को राशन कार्ड जो जारी होगा, इससे पहले हिम्मत कार्ड जो मजदूर अफराद को जारी हुआ है, हिम्मत कार्ड के जरिए 10 अरब रुपए मंजूर हुए हुए हैं, हुकूमत ने अगले माली साल के लिए बजट के लिए मंजूर किए हुए हैं। तो हिम्मत कार्ड की तरह ये राशन कार्ड जो मजदूरों का ये भी है, जिसमें 84 लाख मजदूर जो है वो मुस्तैद हो गए, जिनके पास जमीन नहीं है या 3 मरले का मुफ्त प्लाट मिलेंगे। उसके वज़ीर आला पंजाब ने कहा जो मजदूरों को, इस वाले से वज़ीर आला पंजाब ने ये ऐलान किया है, और राशन कार्ड के जरिए उनको जो खर्चा मिलेगा और तकरीबन 3000 रुपया जो है वो महीने का कहते हैं कि मिलेगा। और इस वाले से ये पंजाब हुकूमत इस पर 20 अरब रुपये जो है पहले मरले में खर्च करेगी, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है 10 अरब रुपये उनके रखे जाएंगे और वो खर्च करेंगे। अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट का बड़ा खिलाफ हूँ। ये 3000 रुपये से किसी मजदूर का कुछ बनने वाला नहीं है। आप उसको इसे ना ऐसे कुछ होने से बेहतर नहीं, आप उसको ऐसे काम पे लगा रहे हैं ना कि उसकी हिम्मत टूटेगी। आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। आप उसको मेहनत के मौके प्रोवाइड करने की बजाय उसको घर में बैठे 3000 रुपये जेब में रखने की आदत डाल रही हैं। आपका काम ये नहीं है। आपका काम उसको रोजगार फराहम करना है, आपका काम उसको मजदूरी फराहम करना है, आपका काम कारखाने लगा के वहाँ पे उनकी खपत करना है। आपके पास रजिस्ट्रेशन में मौजूद है कि कितने पंजाब में या कितने पाकिस्तान में मजदूर हैं। आपको उनको उस तरफ लेकर जाना है। आपको प्राइवेट कारखानों के मालिकाइन को फैसिलिटेट करके उनके साथ ये मैकेनिज्म बनाना है कि इनको खपाएं, इनको मजदूरी की तरफ, इनको अपने काम की तरफ, इनकी मुस्तकिल रोजगार की तरफ लेके जाएं। ये 20 अरब क्या, 20 अरब क्या, 20 खरब खत्म हो जाएंगे अगर आप इस तरह लुटारे पे आएंगे। ये काम इस तरह नहीं होना। आप को कतन ये काम को फरोग नहीं देना चाहिए। वक्ती तौर पे तो चले समझ आती हैं, अगर मुल्की हालात आप समझते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन आप एक मजदूर को उसको काम करने के बजाय उसकी जेब में पैसे डाल रहे हैं, वो कितना अरसा उसके अंदर एक अर्ज रहेगी कि मैं काम करूं। कुछ अरसे बाद वो ये अर्ज खो देगा। जब आदत पड़ गई, पैसे आदत पड़ गई, आपने आदत उसको डाल ली, आपने उसको भिखारी बना दिया, तो फैलिया बना दिया। वो आपका मुंह देखेगा, वो काम नहीं करेगा। आपने नुकसान उसकी पर्सनैलिटी का दो तरफ किया। एक तो जो उसकी अंदर इंस्पायरेशन थी कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मैंने किसी से बगैर मेहनत किए पैसा नहीं लेना। आज भी पाकिस्तान में खुददार मजदूर, खुददार लोग नौकरी पेशा लोग मौजूद हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अब आप उनको उस तरफ ले जाएंगे, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट मार देंगे। उसके बाद आप उनके साथ क्या करेंगे कि उनको नौकरी के मौके जो आपका काम है फराहम करने के बजाय बस पैसे सादा इधर से निकाले उधर डाल दिए। ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, कहीं नहीं ऐसा होता। ये गलत बात है। ये जो बेरोजगारी अलाउंसेस है, और फिर इसमें जितनी शफाफियत को यकीनी बनाना, इधर उधर वो 100 वो वाले मामला। अब ये बेरोजगारी अलाउंसेस की जो खमियाजे हैं वो लंदन, बरतानिया, बाहर के ममालिक भुगत रहे हैं। उनको काम करने की आदत नहीं रही। वहां पे लेबर कौन करता है? आप जैसे मेरे जैसे लोग पाकिस्तान से जाके लेबर करते हैं, बिल्कुल वहां के लोगों को आदत है। इंडिया से जाके लेबर करते हैं, आपके गरीब ममालिक, आपके अफ्रीकन ममालिक से जाके लोग लेबर करते हैं। आप देखें तो सही, पहले बरतानिया में यूरोप से आके लोग लेबर करते थे, ये लोग तो काम नहीं करते थे क्योंकि आपने उनको एक फिक्स बेरोजगारी अलाउंस दिया है, आपने उनको एक घर दिया हुआ है, वो वहां पे आराम से रहते हैं, सुकून करते हैं, पैसे उनकी जेब में आते हैं, बेनिफिट्स वो खाते हैं। ये काम जो है ना उनको सूट करता है जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, जिनके पास ऐसे वसाइल हैं कि वो अफोर्ड करें और लोगों को कहें कि बस आप लोग सुकून करें, हम बैठे हैं, हम आपको कमा के दे रहे हैं। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उनके टैक्सों के पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करके उन लोगों को दे रहे हैं जो कमा के टैक्स नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पे चले जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर है शाहिद सिपरा साहब की नई पॉलिसी का इत्तला घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल्स के कनेक्शन पर होगा। सिस्टम पर बढ़ते लोड को कम किया जा सकेगा। मंजूर शुदा लोड से इजाफी सोलर सिस्टम की इजाजत देने का फैसला। दुर्रे आप बहुत अच्छा फैसला है जी, अगर कर लें, अल्लाह करे। लेकिन एक तरफ आज ही आपको अच्छी खबर सुनाते हैं, कल सिपरा साहब ने आपको बुरी खबर सुना दे रही है। एक तरफ पॉलिसी जाती है, अगले बार वो कुछ दिन बाद जब उसका रिएक्शन आता है तो पॉलिसी वापस हो जाती है, फिर पता लगता नहीं वो वापस नहीं हुई, उसके अंदर एक अमेंडमेंट आ रही है। बिल्कुल ऐसे। अब वो अमेंडमेंट से जो है ना वो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देखिए ना, सोलर के साथ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सोलर इतना जबरदस्त सिस्टम है, ना वो आपके ऊपर बोझ है, आप पे तो बिल्कुल नहीं, आप पे तो बिल्कुल बोझ नहीं है। आपको तो उसको प्रमोट करना चाहिए, आपको तो फायदा दे रहे हैं वो बिजली। आप कभी उसके लगाने वालों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उससे जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, कभी आप कहते हैं आपने फायदा उठाया तो उठाया क्यों, कभी मार्केट में उसके मीटर शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा, जो कुछ हो रहा है ना, एक तो ओवर बिलिंग वाला तो अलग मैटर चल रहा था आपका, आपको चैन उसमें भी नहीं आ रहा,
अब सोलर पे लोग रिलीफ लेना चाह रहे हैं तो आपको चैनल आपने वहां पर मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी। सार्फिन के लिए जितने आपके घरेलू हैं वो परेशानी का शिकार है, सनती हैं वो परेशानी के शिकार हैं, किसान जो है वो परेशानी के शिकार है। इस बिजली को इन्होंने इतनी बड़ी परेशानी का सबब बना दिया कौम के लिए कि ज़िम्मी मरीज हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। 1 मिनट है खोखर साहब, एक जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन जो दूसरा ये है कि जो सोलर की जो इतनी डिमांड बढ़ रही है, हुकूमत को चाहिए कि जो बिजली का जो टैरिफ है वो मजीद कम करे, और जो पेट्रोल की जो कीमत कम हुई है, पेट्रोल की और डीजल की जो कीमत इंटरनेशनल मार्केटों में कम हुई है, उसके समरात आवाम तक अभी तक नहीं पहुंच रहे। बिजली के टैरिफ कम होने की सूरत है वो पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल आपका मुतालबा तो बिल्कुल ये बात ठीक है। अगर सोलर आपने डिस्करेज कर दिया ना, आप सस्ती बिजली देना शुरू कर दें, लोग सोलर छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिजली सस्ती कर दें, लोग सोलर की तरफ जो है वो कम देना शुरू कर देंगे। फिलहाल इस फैसले को तो सराहते हैं अगर इस पर अमल दरामद हो जाए। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस, उसके बाद शो में हम दोबारा से आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के प्रोग्राम में जी हम बड़े अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। गर्मी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो कुछ लोगों को शिकायत ही हो जाती है कि जिगर पे गर्मी होना शुरू हो जाती है, आपका खाने को कुछ दिल नहीं करता। अगर खाना खा रहे हैं दिल ख़राब होता है, वीकनेस होने लग जाती है, आप लेथार्जिक रहते हैं और फिर खुदा न खास्ता आगे से आगे जो है वो डिफरेंट आप बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक हमारा बहुत अहम टॉपिक होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यरकान का इलाज जो है वो दवाइयों से नहीं बल्कि हम हकीम साहब से कराना चाहते हैं, तो उसमें बड़ा मौसर इलाज होता है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है जिगर की गर्मी, वजूहात इसकी क्या होती हैं? इसकी वजूहात में हम अपने डाइट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं ले पाते। अच्छा। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है इसमें हम ये ध्यान नहीं रखते कि अब गर्मी चूँकि बाहर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बढ़ चुका है तो उसमें हमें खाने में ग़िज़ा जो है उसमें सर्द तर अग़ज़िया इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा। उसमें हम क्या करते हैं कि हम मटन भी, बीफ भी, चिकन भी और फास्ट फूड, यंग्स फूड उसी तरह खाते रहते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह जिस तरह सर्दियों में खाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सबब है। इसी की तरह चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें भी हम कसरत से इस्तेमाल करते रहते हैं। और बाहर जब धूप में निकलते हैं हम तो उस वक्त भी तवज्जो नहीं करते कि कोई रुमाल या कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे कि साफ़ा वगैरह कोई ना कोई चीज़ रखते थे, ढाँप के रखते थे। तो दूसरा साथ हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। पानी का इस्तेमाल जैसे सर्दियों में करते हैं हम रूटीन में उसी तरह करते हैं। फिर कुछ मशरूबात ऐसे होते हैं जो गर्मियों में बड़े बेहतरीन होते हैं गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, उनका इस्तेमाल भी हम बहुत कम करते हैं। ये बुनियादी वजह है कि इन असबाब में गर्मी क्यों बढ़ जाती है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपनी डाइट का ख्याल भी नहीं रखते और अपना जो रहन सहन है, अपनी लाइफ का स्टाइल जो है वो चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसाइल शुरू है। गर्मियों में हमें वो गर्म चीज़ें अक्सर कहते हैं, अंडा गर्म है, ड्राई फ्रूट गर्म है, फलां गर्म है, इनको तर्क कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, देखिए तरबूज आ जाता है मौसम में, उसमें देखिए वाटरमेलन पानी कितना ज्यादा होता है उसमें, तो वो हमारी गर्मी को दूर करने के लिए आता है। इसी तरह खरबूजा आ जाता है, हमारी पानी की कमी को पूरा करने के लिए आ जाता है। इसी तरह शरबत बजूरी है, इमली है, आलू बुखारा है, गूंद कतीरा है, तुखम बालंगू है। अब ड्राई फ्रूट की जगह पे अल्लाह ताला ने उसका नेमुल बदल हमें गर्मियों में बहुत सारी चीजें दे दी हैं। इसी में देखें तो सब्जियां आ जाती हैं, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, इस तरह की चीजें, तो सागुदाना आ जाता है, ठीक है, दलिया जो है। तो इस तरह की चीजों पे हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे इंसान का मिजाज है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 4 चीजों से बनाया है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। और इंसान के अखलात जो हैं वो भी 4 हैं। इसके अंदर खून, बलगम, सफरा और सौदा, 4 चीजें पाई जाती, 4 अखलात हैं। अब इनका जो बिगाड़ है वही तबीयत की खराबी का बाइस बनता है। अगर आपके अंदर सफरा बाइल बढ़ गया है तो जिगर के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, आपकी आंखें पीली हो जाएंगी, चेहरा पीला हो जाएगा, यूरिन पीला आना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी। तो ये सारी की सारी अलामात क्या बाइल के बढ़ने की वजह से। वो क्यों बढ़ता है? जब जिगर के अंदर हरारत बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह सबब यही है कि हम वो ड्राई फ्रूट और सारी चीज़ें खाते रहते हैं। और अक्सर औकात आपने देखा है शादियों में जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर औकात जब गर्मी हबस हो तो जैसे ही आप मुरगन अग़ज़िया शादी खा के आते हैं तो अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो बुनियादी वजह गर्मी की वजह से होती है। तो हमें यहाँ पे एहतियात जो है ना, अपनी खुराक के अंदर एतदाल लाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। चलें जी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें आपने हमें बता दी कि एतदाल, और फिर इसके साथ साथ मौसम की तब्दीली के साथ आपको अपने खाने पीने में भी तब्दीली लेकर आनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब जो इस चीज का शिकार हैं जिगर की गर्मी का, आगे तो मजीद ज्यादा शिद्दत से गर्मी हो जाएगी, इलाज क्या है उनका? अच्छा, इस इलाज से पहले एक बात आपको बता दूं, अक्सर का जब हम इलाज बताते हैं तो लोग वो ना, पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं। पाकिस्तान में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, खुश्की भी आती है, तरी भी आती है, लेकिन अक्सर का जब हम कोई इलाज बताते हैं तो लोग उसे साल साल वही इस्तेमाल करते रहते हैं। ये नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है। अब हम कोई भी चीज़ बताते हैं तो मौसम के हवाले से होती है, उस मौसम में उन दिनों में इस्तेमाल करके उसके बाद बताया जाए। ठीक है। तो आजकल जो मौसम चल रहा है और जितनी आगे शिद्दत से गर्मी पड़ेगी, क्योंकि इस दफा अगर देखा जाए तो सिर्फ 1.5 महीना सर्दी पड़ी है। जी बिल्कुल, तो गर्मी का तन्योर ज्यादा हो गया और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है। तो इसमें सबसे पहला काम तो एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। कपड़ा जो मैंने आपको कहा वो साथ रखें, पानी की बोतल साथ रखें, तो उसके साथ साथ शिकंजबीन बना के अपने साथ रखें। और गर्मी के जो औकात हैं, यानी कि दिन में अगर आप देखें तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई काम इसमें अगर आप कर सकते हैं तो उसमें आप घर में बैठें, सुबह शाम में काम ज़्यादा वर्किंग कर लें। तो उसके अलावा खाने में या पीने में कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपकी गर्मी जो है, जो गर्मी के शिकार हो चुके हैं उनकी गर्मी कम हो सकती है। उसमें अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी ये नेमतें दी है हमें, हमारे आबाओ अजदाद शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें देखें तो ये है आलू बुखारा, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाता है, ठीक है। और आलू बुखारा के साथ ये आप देख रहे होंगे इमली है। ये 2 चीज़ें खासकर आजकल जो बच्चे या बड़े जिनको भूख नहीं लगती, अच्छा, और भूख ना लगने की बुनियादी वजह गर्मी है जी, ऐसे अब भूख नहीं लगती, आप रात को इनको थोड़े थोड़े ना 2-3 दाने इसके 2-3 दाने इसके गला तो नहीं खराब हो जाएगा? नहीं, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने लगा हूँ। आप इसको रात को भिगो दें, भिगोने के बाद सुबह अच्छी तरह पहले धो के फिर भिगो दें, भिगोने के बाद सुबह उठें, इसको मसल लें, ठीक है। मसलने के बाद इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें। करने के बाद इसमें आप चीनी या चीनी की जगह शक्कर बहुत अच्छी चीज़ है, चीनी को तर्क कर लें, शक्कर थोड़ी सी मिला लें और बड़ा बेहतरीन मशरूब बन जाएगा। अगर शक्कर नहीं पीना चाहते तो शरबत बजूरी शामिल कर लें इसके अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों को पिलाना शुरू करें, खुद भी, इससे भूख भी लगेगी, गर्मी जो है, पेशाब की जलन या घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ जो ऐसे अफराद हैं, ये शुगर पेशेंट हैं या वो मीठा पसंद नहीं करते, तो इसके अंदर ब्लैक नमक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डाल के तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, इससे भूख भी लगेगी और आपको जो जिगर की गर्मी वाला एलिमेंट है, जो खाना खाएं तो दिल खराब होता है, भूख नहीं लगती है, तो ये बड़ा इफेक्टिव एक फॉर्मूला है। आपने क्या करना है जी, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उसके मुताबिक, लेट्स सपोज आप 1 जग बनाना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक आप रात को इमली और आलू बुखारा जो है वो पानी में डिप करके रखते हैं, सुबह उठ के तो उसको अलहदा से आप स्ट्रेन करके पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की क्वांटिटी आप जितनी उसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक हो गया, फिर आप उसको पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आपने टेस्ट के मुताबिक। अगर उसमें आप शक्कर डालना चाह रहे हैं, काला नमक डालना चाह रहे हैं, वो डाल सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैदे में जलन होती है, खाना खाएं दिल खराब होता है, उनको क्या करना है? अच्छा, ऐसे अफराद बहुत सारे पेशेंट इन दिनों में, क्योंकि जब आपका बाइल बढ़ता है, खुश्की भी बढ़ जाती है, साथ खुश्की की वजह से हमारा जो ये मैदे वाला निज़ाम है, मैदे वाली खुराक वाली नाली, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इसके IBS भी कहते हैं। उसके साथ साथ वही इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक में भी हो जाता है। तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बड़ी बेहतरीन आजकल चीज़ है दलिया जौ। सुबह का नाश्ता अगर दलिया जौ का करना शुरू कर दें तो इन्फेक्शन तो पहले दिन जलन खत्म हो जाएगी। उसके बाद बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बहुत सारे लोग हमारे मेप्राजोल बना के दलिया आपको खाना। हाँ, दलिया जौ बड़ा आसान है बनाना। उसे आप लें, पानी में उबाल लें, कोई 45 मिनट उसे उबलने दें, फिर वो नरम हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप शहद मिला के इस्तेमाल कर लें या थोड़ी सी खजूर मिला लें या बादाम की गिरी और मेवा मिला लें, वो आप इस्तेमाल करें तो वो एनर्जी बूस्टर है बहुत बड़ा। अच्छा। और आजकल गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि अक्सर औकात लोग काम कर करके ना, जब बैठते हैं दिल करता है टेक लगा लें, लेट जाएं, सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा हो जाती है, टांगों में पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर स्टूल दिन में 3-4 दफ़ा आ जाता है, बाज़ औक़ात पेट में दर्द होके आता है इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सारी चीज़ों का इलाज जो है दलिया जो बड़ा कमाल का है। इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो हल्दी जो है इन्फेक्शन के लिए, पूरी दुनिया इसके ऊपर रिसर्च कर चुकी है, रिसर्च में ये सबसे पहले नंबर पे है। हल्दी ले लें 50 ग्राम और मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम और उसके बाद सौंफ ले लें 50 ग्राम। इसका पाउडर बना के तो ये ½ टीस्पून छोटा वाला सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दें तो जलन खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ ये आप अक्सर आप देखें, ये सलाद में आप देखते होंगे खीरा है, तो ये सुबह निहार इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऐसे अफराद जो सुबह कैप्सूल पे लगे हुए हैं, रोजाना कैप्सूल खाती हैं, वो निहार सिर्फ जो खीरा है ना, तो छिलका उतार के नमक लगा के या वैसे ही खाना शुरू कर दें तो उनका ये कैप्सूल इंशाल्लाह छूट जाएगा। चलें जी, ये तो बहुत जबरदस्त आपने चीज बता दी है। एक दफा दोबारा बता दें, मलट्ठी, हल्दी और सौंफ, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इसका जो पाउडर है
हाफ टी स्पून छोटा वाला चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, ये आपकी एक जगह पे काम नहीं, गले में इन्फेक्शन है अच्छा तब भी, लंग्स में इन्फेक्शन है तब भी, यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तब भी, और मैदे वाली जो बड़ी आंत है आईबीएस का इशू है तब भी, यानी कि ओवरऑल पूरी बॉडी में जहां पे भी इन्फेक्शन है उसके लिए बेहतरीन दवाई है। चलें जी, दवाइयों से आपकी जान छूटेगी और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दी है। अच्छा जी, यरकान की लोगों को बहुत शिकायत हो जाती है ख़ास तौर पे गर्मियों में, और हम देखते हैं कि गंदा पानी का इस्तेमाल, बहुत सारी इसकी वजूहात हो जाती हैं। सो इसके लिए हिकमत में इलाज क्या है? यरकान के लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है। यरकान ऐसा मर्ज है, इसके लिए बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो तबीब के पास ही जाते हैं। सदियों से ऐसे इलाज चलते आ रहे हैं कि इसका हर्बल में इलाज बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, ऐसा पेशेंट जिसको पीलिया हो जाए, हेपेटाइटिस ए जिसे हम जॉइंटिस कहते हैं, सबसे पहला काम तो उसे रोटी बंद कर दें, सालन बंद कर दें, उसे उबले चावल दें दूध डाल के और शक्कर डाल के, ठीक है। उसके अलावा दलिया जो दे सकते हैं, कस्टर्ड या सवैयां दे सकते हैं, या मुरब्बा गाजर भी थोड़ा बहुत ले सकता है। नमक मिर्च वाली चीज बिल्कुल बंद बस इन चीजों पर रखें, सबसे ज्यादा उबले चावल। और ठीक है, साथ मैं आपको एक दवाई बता देता हूँ, अगर SGOT SGPT आम रूटीन में उसकी जो मिकदार होती है वो होती है 5 से 42 तक, 5 से 42 तक। बाज़ औक़ात पेशेंट आता है वो 100 तक चली जाती है, बाज़ औक़ात आता है 2000 3000 तक। अच्छा। और ये ऐसा मर्ज है जो लोग बाहर जाते हैं ना, बाहर के मुल्क, उनका भी यही टेस्ट होता है। LFT जब करवाते हैं तो SGOT अगर SGPT बड़ा हो ना तो वो बाहर नहीं जा सकते। तो ये उनके लिए भी नुस्खा है, और जिनको यरकान है उनके लिए भी नुस्खा है बड़ा कमाल का। 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह मर्ज ठीक हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं उसमें, ये सादा सी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी गुले सुर्ख ईरानी, ठीक है। ये फूल हैं गुलाब के जिनकी गुलकंद बनती है, ठीक है। ये ले लें 50 ग्राम। उसके बाद नोट डाउन आप करते जाएंगे साथ साथ। ये जी नुशादर है, नुशादर ठीकरी से कहा जाता है, ये भी ले लें 50 ग्राम। हटकरी से मिलती जुलती लगती है। हाँ, उससे मिलती जुलती है लेकिन ये नमक है। उसके बाद ले लें जौ खार, जौ खार भी एक नमक ही होता है, ठीक है। ये भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद ये है तुख्मे कासनी, ठीक है, ठीक है, तुख्मे कासनी भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद है ये कलमी शोरा, ठीक है, कलमी शोरा भी 50 ग्राम ले लें। इन सब का पाउडर करके सुबह और शाम खाना खाने से पहले जो चाय वाला चम्मच होता है वो हाफ टी स्पून, ठीक है, वो आपने लेना है दिन में एक दफा, सुबह और शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले। ठीक है। तो अरके कासनी और शरबत बजूरी ये दोनों मिला लें। शरबत बजूरी 1 गिलास पानी लें, उसमें शरबत बजूरी भी शामिल कर लें, अरके कासनी भी शामिल कर लें। उसके साथ ये डोज लेनी है। ये खाने से पहले की दवाई है, और खाने के बाद ये सिंपल सी चीजें हैं 2-3। ये जी रेवंद खताई, ठीक है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, स्वेलिंग के लिए, सोजिश के लिए बड़ी कमाल चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद ये भी लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद ये है जी कलमी शोरा, ठीक है, ये भी ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये है जी निशादर, ये भी ले लें 50 ग्राम। ये खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद हाफ टी स्पून इसका ले लिया जाए ताज़ा पानी के साथ, ठीक है। ये 2 नुस्खे हैं, इसे आप सिर्फ 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर लें। और उसके साथ जो मैंने आपको बताया अरके कासनी, ठीक है, और शरबत बजूरी वो साथ इस्तेमाल करने हैं। और अगर साथ जो पहले हमारे अबाओ अजदाद इस्तेमाल करते थे उसमें ये इमली और आलू बुखारा ये हो जाए, और इसके साथ ये जरिश्क होती है, ये केक के ऊपर लगती है अक्सर। अच्छा, वो केक जो बनते हैं ना बेकरियों में उसके ऊपर लगी होती है छोटे छोटे ब्लैक। हाँ जी। तो ये ले लिए 3 चीजें, और साथ इसके आपने तुख्मे कासनी ये मिला लेना है। 4 चीजों को रात को भिगो दें, सुबह उठ के जिस तरह पहले वो स्टेन करके इसका पानी वो उसी में शरबत बजूरी डाल लें, उसी में कासनी डाल लें, रख तो ये पिए। अल्लाह के हुक्म से पहले दिन में रिजल्ट आएगा, और 15 दिन में बाद आप रिपोर्ट करवाएं, आपकी रिपोर्ट क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो ये आराम से तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। हम वैसे अपने बाय द वे सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पेज पे ये तमाम चीज़ें जो है वो शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अगर कुछ लोगों का मिस हो गया है तो। सो इससे ये होगा, ये आसानी से तमाम चीज़ें मिल जाती ये हैं। आम पंसार स्टोर से महंगी भी आसानी नहीं से ये सारी अच्छा, ये कैसा, ये जो मैंने इलाज बताया ना आपको यरकान, ये टोटल 100 रुपए का है, टोटल 100 रुपए की ये चीजें हैं सारी। यानी कि इतना सस्ता इलाज है, सिर्फ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता चल जाए तो ये सिंपल सा। और इमली आलू बुखारा तो आप जितना आपकी मर्जी, आप 100 का ले आए, 150 का ले आए, 50 का ले आए। साहब इसको कितनी देर के लिए आपने कंटिन्यू रखना है? इसको सिर्फ 15 दिन आप करके तो रिपोर्ट सेंड करें, आप रिपोर्ट करवाएं, रिपोर्ट करवा के चेक करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मर्ज ठीक हो चुका होगा। हर उम्र के फर्द के ये हर उम्र के बच्चों में, सिर्फ बड़ों में। डोज कम ज्यादा करवा सकती हैं आप। और जब भी हम कोई नुस्खा यहाँ पे बताते हैं ना,
उसका मैं अक्सर औकात कहता होता हूँ कि आप बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आई तो आपको चाहिए कि आप व्हाट्सएप पे पूछ लें या कोई अच्छा मुआलिज आपके करीब है तबीब, उससे मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। एक ईयर कान, ये तो आपने बता दिया, बिगड़ जाए अगर ईयर कान, उस सूरत में क्या करना? उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आजकल जैसे लिवर फैटी बहुत ज़्यादा हो गया। अब लिवर फैटी इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से जितना शुगर पेशेंट है वो ज़्यादातर 80-90% लिवर फैटी की वजह से है। और जब लिवर फैटी होता है तो ऑटोमेटिकली आप गाल ब्लेंडर में देखें तो उसमें छोटे छोटे पथरियाँ बन चुकी होती हैं। ठीक है, अब वो सारा प्रोसीजर अब होता है कि ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जैसे ये चीज़ें मैंने बताई हैं, आपने इतनी ठंडी नहीं पीनी। जैसे अक्सर औकात हम बाहर गए, बाहर से आए, फ़ौरन ठंडा पानी बर्फ़ का पिया तो वो क्या करता है, वो जाके अंदर फिर रोक देता है हर चीज को, सिस्टम को जाम कर देता है। लिवर ऐसी चीज है, हमारा ऐसा ऑर्गन है, ये एक फैक्ट्री है। इसको हमने अगर अच्छा मटेरियल देंगे तो ये अच्छी चीजें आगे प्रोवाइड करेगा, पूरा खून अच्छा बनेगा, सिस्टम अच्छा होगा। अगर इसको हम नाकस चीज प्रोवाइड करेंगे, हमने को रद्दी गजा, नाकस गजा खाई, वो स्टमक से उसका कैलूस लिवर में गया तो वो फिर वो हमारे लिए वो अच्छी चीज नहीं पैदा होगी, नुकसान देगी। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा सादा सा ये आप देख रही हैं चीज। एक तो ये आप देख रही हैं खरबूजा, ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। ये लिवर के लिए कमाल की चीज़ है। ऐसे लोग जिनके अंदर गर्मी और खुश्की है या खुश्की और गर्मी है, बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से लिवर बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाता है। तो ये खरबूजा जो है, अगर खरबूजा आप 2 खानों के दरमियान खाना शुरू कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी। अच्छा। फिर इसका सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, लिवर के लिए नहीं, लिवर के साथ साथ यूरिटरी ट्रैक के लिए, इन्फेक्शन के लिए, इसमें पानी का कंटेंट भी है, पानी का। और अगर आपके पथरियाँ हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ खरबूजा खाना शुरू कर दें, पथरियाँ खत्म हो जाएंगी। किसी को अगर पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, यूरिन का मसला आ गया, तो उसके लिए खरबूजा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह जो पथरियों के साथ साथ पेशाब के अंदर जलन होती है, उसके लिए भी कमाल की चीज़ है। यानी कि ओवरऑल ये स्टमक के लिए भी और पथरियों के लिए भी कमाल का रिजल्ट है इसका। तो ये मजेदार भी होता है। मैं कहता हूँ इसका, मेरे पास अक्सर पेशेंट आती हैं पथरियों के लिए, तो मैं इसका ही कहता हूँ कि आप खरबूजा लेके हैं, खरबूजा खा लें, इसके जो छिलके हैं और इसके जो बीज हैं उसके अंदर आप बखड़ा एक मिल जाता है गोखरू के नाम से, वो डालें और सौंफ डालें। उसका आप कहवा तैयार करके 1.5 लीटर की बोतल बना लें, आप 1 हफ्ता पी लें, जितनी मर्जी बड़ी पथरी। दोबारा से बता दें, आपने क्या ड्राई करना है इसके छिलकों को? कुछ ड्राई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपने देखे ना, डबल फायदा हो गया। खाने के लिए आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, जो बच गया छिलका और बीज वैसे ही ताजा ही ले लें। उसमें बखड़ा मिल जाता है गोखरू, वो कंडे से होते हैं, लोग फसलों से निकाल के फेंकते हैं। कैसी चीज है, कहाँ से आपको मिलेगा? ये आम पंसार स्टोर से 10-20 रुपए का मिल जाएगा बखड़ा। ठीक है, गोखरू भी कहते हैं, खार खस्क भी कहते हैं। अच्छा, ऐसी अल्लाह की नेमत है, लोग फसलों से निकालते हैं कि फसलों को खराब करता है। अच्छा, और हमारे लिए, इंसानों के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के लिए और पथरी के लिए कमाल की चीज है। वो आप 20 रुपए का वो ले लें, तो आप वो और ये उसके साथ सौंफ मिला लें। ठीक है, तो इन चारों को आप इसका ना वो पानी बना के ना 1.5 लीटर वो पूरा दिन पिए, और 7 दिन के बाद देखिए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पथरी भी निकल जाएगी और यूरिटरी ट्रैक का इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ये एक्स्ट्रा फायदा है। तो इन सब चीजों को मिक्स करके आपने पानी उसके अंदर डाल देना, बस ठीक हो गया। चलेंगे, हम ये लाजमी तौर पे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे खरबूजे के हैरान कुन ये फवायदे जो बाकी हमें भी नहीं पता थे कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अच्छा जी, गर्मियों में मशरूबात की जगह कुछ लोग कहते हैं मीठे मशरूबात नहीं, कच्ची लस्सी को लोग बड़ा प्रेफर करते हैं, और इसके अलावा फिर लोग कहते हैं कि पुदीने को आप अगर पानी में ब्लेंड करके उसमें आप काला नमक या कुछ भी डालना चाह रहे हैं, पुदीने का शरबत जो है वो बहुत ठंडा होता है। तो शदीद गर्मी में जो मशरूबात में 1-2 होम रेमेडीज के तौर पे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बता दें। अच्छा, उसमें ये जो आपने पुदीने की बात की, पुदीना वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कमाल की चीज़ है। जो हम बात करें थे ना लिवर फैटी के हवाले से और लिवर के किसी भी मसले के लिए, अगर आप ये पुदीना, ये तकरीबन पुदीना अपना 100 ग्राम ले लें, ठीक है, और 100 ग्राम ही आप ये धनिया ले लें, दोनों लेके ना आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके इसको पुन लें, थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, लेकिन पानी कौन सा डालना है, जो साफ सुथरा हो, या तो किसी मिट्टी के बर्तन में रात को रख दें। अच्छा। जैसे पहले वो घड़े होते थे हमारे घरों, तो वो ऊपर से फिर निथार लें, वो वाला पानी जो है उसके अंदर इसको ग्राइंड कर लें। ठीक है, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता तो फिर हल्के गुलाब जो है उसके अंदर ग्राइंड कर लें। ठीक है, थोड़ा सा पानी मिला के वो ग्राइंड कर लिया। अब इसको पुन के ना स्टीन करके, तो इसको आप सुबह, दोपहर और शाम खाने से 1 घंटा पहले या खाने से 1 घंटा बाद खाने के, ये सिर्फ 3 दिन का कोर्स है। 3 दिन करने के बाद आप देखेंगे कि अब यानी कि टोटल ओवरऑल आप कहेंगे इतना अच्छा लिवर काम करना शुरू कर दिया लिवर ने, आपकी बॉडी टोटल ओवरऑल
जबरदस्त होगी। और ऐसे अफराद जिनका लिवर फैटी है वो इस्तेमाल करें, 3 दिन में आपको बताएंगे कि हर घर में ये मौजूद होता है और ये सस्ती चीज है, बिल्कुल किचन से चीज है। और इसी तरह इसका शरबत जो आपने कहा वो भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना जो है उसको आप करके ना, तो वो लोग अक्सर लोग इसमें कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक की बजाय अगर आप पानी में बनाए तो बिल्कुल आप ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम कहवा पीना चाहें पुदीने, बड़ा कमाल है। मैं कहता हूँ अगर किसी का आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वो लोग सिर्फ पुदीने का कहवा पीते हैं। पेट में दर्द आ गई, पुदीने का कहवा, उल्टी आ रही है, पुदीने का कहवा, अगर भूख नहीं लग रही तो पुदीने का कहवा। ये जो पहाड़ी पुदीना, ये इसका रिजल्ट भी बहुत कमाल है, लेकिन जो पहाड़ी पुदीना उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि अगर आपको एलर्जी भी है उसके लिए भी कमाल का रिजल्ट है कि आप पुदीना उसका कहवा बना के इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके अक्सर जगह फूल जाती है, जिसको हम धरपड़ कहते हैं, तो उसके लिए भी पुदीना जो है इतना कमाल का रिजल्ट है। पुदीना ले उसको कह रहे होते हैं हकीम साहब, लोग इसमें सौंफ डाल लेते हैं, इलायची डाल लेते हैं। हाँ, ये अब आगे आपने जब इसको मिक्स करना है, ऐसे अफराद जिनके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है उनके लिए ऐसा है कि पुदीना, अजवाइन, तेज पत्ता और सना मक्की, ठीक है, चारों चीजों का कहवा बना के पियेंगे, उससे स्टूल भी सही पास होगा और खुश्की खत्म हो जाएगी। आज हमारे माशरे में फास्ट फूड, यंग फूड की वजह से ना खुश्की इतनी ज्यादा, और खुश्की की वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ये खुश्की का आंसर है। हकीम साहब, ये हम बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं पुदीने का कहवा? तो आप जो अकेला पुदीना है वो तो घर में तकरीबन कोशिश करें हर रोज 1 कप पीना चाहिए, हर बच्चे को, बड़े को, ताकि स्टमक ठीक रहे। जो आपने बात कही थी लस्सी के हवाले से, लस्सी इतनी कमाल की चीज है। देखें हमारे आबाओ अजदाद जब कोई मेहमान आता था, नहीं तो घरों में सुबह के टाइम पे मीठी लस्सी या फिर वो नमकीन लस्सी वो लाजमी बनती थी। तो लस्सी का एहतमाम तो लाजमी होना चाहिए, लेकिन उसमें चीनी की बजाय शक्कर इस्तेमाल करनी चाहिए। और लस्सी किसको कहते हैं? लाहौर में अक्सर औकात वो दरीड़का बनाते हैं लस्सी और दूध शामिल करके, और खटास को खत्म करने के लिए। हालांकि वो लस्सी नहीं है, वो नहीं पीनी चाहिए, वो नुकसानदेह है, उससे लिवर फैटी होता है। अच्छा, हाँ जी, लस्सी आप पिए, देखें पूरी रात आपने दही लगाया, दही लगाने के बाद अगर आपने सुबह दूध ही शामिल करना था तो फिर फायदा क्या, इतनी मेहनत का। सुबह आप वही दही में पानी मिला के वो लस्सी उसमें शक्कर डाल के पिए। ऐसे अफराद जो एंजाइटी का शिकार हैं, जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, बेचैनी है, तलखी है, तबीयत हटम घबराहट में रहती है, तो ये लस्सी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बेहतरीन तबीयत हो जाएगी। कच्ची लस्सी बेहतरीन। और गन्ने का रस, आजकल कच्ची लस्सी और चीज है, कच्ची लस्सी दूध की बनती है, वो भी बड़ी बेहतरीन चीज है। ये दही वाली कह रहे हैं। हाँ, और जो कच्ची लस्सी है उसका फायदा कैसे है कि जो लोग पेशाब की जलन का शिकार हैं वो कच्ची लस्सी में वो 1 गिलास दूध का लें, 2 गिलास उसमें पानी डाल दें, ये कच्ची लस्सी बन गई। ठीक है। ऐसे अफराद जिनको यूरिन गर्मी की वजह से नहीं आ रहा, या जल के आ रहा है, या कतरा कतरा आ रहा है, उसी में वो क्या करें, ये जी कलमी शोरा है और ये जोखार है, ठीक है, ये थोड़ा सा पाउडर कर उसमें डाल दें। ठीक है। यकीन करिए आपको किसी डॉक्टर या किसी तबीब के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्त। उनका मसला वहीं पे हल हो जाएगा। कच्ची लस्सी में ये मिला के शामिल करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सही। इसी तरह गन्ने का रस आजकल इस्तेमाल करना चाहिए। हमें नेचुरल चीजों के ऊपर आना चाहिए। आजकल गर्मियों में जो डाइट प्लान होना चाहिए उसमें सुबह नाश्ते में दलिया जो आ जाए, बच्चों के लिए खास करके कस्टर्ड आ जाए, सवैयाँ आ जाए, साबूदाना आ जाए, मक्खन डबल रोटी आ जाए, और मुरब्बा गाजर आ सकता है, मुरब्बा बही आ सकता है। दोपहर में कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह, इसमें आप मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन देसी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गर्मियों में अक्सर क्या करते हैं हम, जब मटन या बीफ या ये चीजें ज्यादा खाते हैं तो तब मसला होता है। बिल्कुल, आप गर्मियों में इन चीजों को कम करके तो सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर, सलाद के ऊपर आ जाए ना, तो यकीन करें बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों से बच सके। बहुत जबरदस्त चीजें हकीम साहब ने हमें बता दी हैं। आपने जरूर हमें इस पर फीडबैक भी देना है और इस पर अमल भी करना है। मैं तो हैरान हो गई, खरबूजे के हैरान कुन फवाइद हैं। खीरा हमारे घर में हर रोज मौजूद होता है, धनिया पुदीना, इससे आप कितने अमेजिंग रिजल्ट ले सकते हैं। जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी हम देख रहे हैं लोगों की शादियां हो रही हैं। अच्छा जी, ऐसे में हम आपको सजेशन देना चाह रहे हैं, वो लोग जो कि शादियों के लिए फर्नीचर की खरीदारी कर रहे हैं, रूम का फर्नीचर कैसा होना चाहिए, आजकल ट्रेंड में किस तरह का फर्नीचर चल रहा है। अगर आपका रूम नॉर्मल साइज का है, बड़े साइज का है, तो उसमें आप क्या क्या कुछ रख सकते हैं, सीटर होने चाहिए बेड के साथ, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और कुछ लोग हम देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा फर्नीचर होता है, कमरा जो है वो आपका छोटा लग रहा होता है। सो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है
फिर आपका वॉल्स का कलर कैसा होना चाहिए, कर्टन का कलर कैसा होना चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जी। और इससे आपका रूम बहुत ज़्यादा खुशनुमा भी लगेगा। कलर का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो हमारे साथ इंटीरियर डिज़ाइनर मौजूद हैं जी फातिमा मीर, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा कि जी मौके से फ़ायदा उठाएं, लोगों को ज़बरदस्ती सजेशन दे दें, आपको बुला लें। अच्छा जी, अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, लोग अपना फर्नीचर ऑर्डर कर रहे हैं। आजकल ट्रेंड में कैसा फर्नीचर चल रहा है? आजकल लोगों की सोच थोड़ी बदल गई है। पहले आर्जी तौर पे अच्छा लगने वाला बहुत भारी, बहुत गोल्डन और गहरे रंगों का फर्नीचर पसंद करते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल ऐसा है कि लोगों को स्मार्ट फंक्शनल चीज़ें पसंद हैं जो पायदार हों और 10-20 साल तक भी आप वो रंग देख के बोर ना हो। तो फंक्शनैलिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि मटेरियल्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी मेंटेनेंस कम से कम हो, क्योंकि वक्त बहुत कम है। ऐसे ही जी, तो सॉलिड वुड में फर्नीचर इस्तेमाल बनाया जाए, उसकी पॉलिश चेंज की जा सकती है बाद में, लेकिन हल्के रंगों में रखा जाए। और स्टोरेज के स्मार्ट आइडियाज़ हों, बेड के नीचे स्टोरेज हो, ड्रेसर्स हों, ड्रॉअर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा कम स्पेस में भी ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज किया हुआ हो। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ें बता दी, क्योंकि ये चीज़ें हम स्टार्ट में ही अगर देख लें और बना लें तो फिर वो होता है ना कि समटाइम आपकी वार्डरोब में स्पेस कम हो जाती है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए जगह कमरे में कम पड़ी होती है, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके लिए बड़े ईजी हो जाता है। बेडरूम में होना क्या क्या चाहिए? सीटर, सोफाज। अब ऑब्वियसली अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो अब आप उसको किस तरह से आपने फिल करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बेड सेट सबसे ज़रूरी है। कमरे के साइज़ के मुताबिक डिसाइड किया जाए कि वहाँ पे किंग साइज़ बेड सही आएगा या क्वीन साइज़ बेड, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ इंचेस का फ़र्क होता है दोनों साइज़ में। किंग और क्वीन दोनों नहीं रहना होता है लेकिन ये है कि कमरे के पूरे लुक के ऊपर बहुत असर पड़ता है कि अगर छोटे कमरे में किंग साइज़ बेड फिट कर दें तो 2 कुर्सियाँ आ सकती हैं मुश्किल से, लेकिन अगर कमरे के मुताबिक क्वीन साइज बेड उसमें फिट किया जाए तो कुर्सियां बड़ी आ सकती हैं। बेड के आगे एक ऑटोमन लग सकता है, ऑटोमन के अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बेड में भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी, ऑटोमन में मिल जाएगी, तो आपके लिए अच्छी खासी वो जो है वो ज़बरदस्ती स्पेस हो जाएगी। इसके अलावा आपका फ्लोर बेड का कैसा होना चाहिए, वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कर्टन कैसे होने चाहिए, इसके लिए आपकी सजेशन क्या हो? अच्छा, पुराने वक्तों में यही ट्रेंड था कि कर्टन्स को भी बहुत ज़्यादा हेवी प्रिंट्स के अंदर किया जाता था, मल्टीपल लेयर्स में किया जाता था, लेकिन आजकल ये ट्रेंड है कि जो दीवारों का रंग है बिल्कुल उससे मैच करके कर्टन्स का रंग डिसाइड किया जाए, ताकि जब कर्टन्स बंद हों तो नज़र ना आए कि दीवारों पे कोई और भी चीज़ है। अच्छा आर्टवर्क हो, मिनिमल डिज़ाइन हो, हल्के रंग हो, आइवरीज, लाइट पिंक्स, ऑफ वाइट्स, इस तरह के रंग जिनसे बोर नहीं होते। और फर्नीचर जो है वो नेचुरल वुड फिनिश के अंदर जो है वो ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, आपका फ्लोर कैसा होना चाहिए? लैमिनेट फ्लोरिंग बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा अगर टाइल हुई भी है फर्श के ऊपर तो भी लाइट ग्रेज, बेजेस और वाइट्स के अंदर। और फ्लोर पे आप क्या कर सकते हैं? ऐड कुशन वगैरह अगर रखना चाह रहे हैं, अगर आप एक कारपेट होना चाहिए। वॉल टू वॉल कारपेट का ट्रेंड अब खत्म हो गया है, बहुत कम अगर किसी की जाती पसंद हो तो रखा जाता है, वरना लैमिनेट फ्लोरिंग होती है और कारपेट सिर्फ बेड के नीचे रखा जाता है, बस इतना कि बेड से हम कदम नीचे रखें तो पाँव कारपेट के ऊपर हों। सही सही। सो आप बाकी आपकी अपनी भी चॉइस होती है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, हम तो अक्सर लोगों को देखते हैं कि प्रेफर करते हैं कि आपके रूम में ड्रेसिंग जो साइड है उस पर वार्डरोब भी होनी चाहिए। सजेशन क्या है? बेस्ट क्या होता है, रूम में आप बना लें या ड्रेसिंग रूम आप अलग से कर लें? कुछ लोगों को वॉशरूम एरिया में भी होती है, तो आपकी क्या सजेशन है? बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तो यही कि बाथ और वार्डरोब को कंबाइन कर दिया जाए, तो एक वॉक इन क्लोजेट आपको मिल जाती है। लेकिन अगर बाथरूम के साथ स्पेस कम है तो कमरे के अंदर ही इनविजिबल बिल्कुल क्लोजेट बनाई जा सकती है, जिसका रंग मैच कर दिया जाए दीवारों के पेंट के साथ तो वो नजर नहीं आती। गुड, अच्छा। और दूसरा ये कि और भी कम स्पेस है, आपके पास मिरर्स लगाने की जगह कम है, तो आप अलमारियों के फ्रंट शटर्स को मिरर में लगा सकते हैं, तो इस तरह आपके पास फुल लेंथ लुकिंग मिरर्स आ जाते हैं। सही सही। सो इसके साथ साथ ना बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम है, आपका बेड पे तो हम नहीं बैठ सकते हैं इतना टाइम, सो आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? अगेन बेड का साइज अगर करेक्ट हो कमरे में तो सिटिंग कैपेसिटी एडजस्ट की जा सकती है। 2 कुर्सियों के बजाय एक 2 सीटर सोफा लीन सा रख लिया जाए और एक साथ में सिंगल सीट रख ली जाए।
अगर ड्रेसर आपके पास अलग से है, वॉकिंग क्लोजेट है, तो ड्रेसर वहाँ होना चाहिए और एक छोटी स्टडी टेबल और चेयर कमरे के अंदर फिट हो सकती है। फिर डिपेंड करता है कि मीडिया वॉल बेडरूम में बनानी है या नहीं बनानी। मीडिया वॉल दीवार पे बिल्ट इन बनाई जाएगी तो काफ़ी स्पेस सेव हो जाती है। अगर सामने कंसोल रख के टीवी उसके ऊपर रखा जाए, थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। बिल्कुल ऐसे। सो ये चीज़ों पर सोचना चाहिए कमरा बनाने से पहले, फर्नीचर लेने से पहले, कि हमने मैक्सिमाइज कैसे करना जगह। बिल्कुल ऐसे ही है। वॉल्स पे पिक्चर्स, पेंटिंग्स रूम में होनी चाहिए या नहीं? कोई आर्ट वर्क ज़रूर होना चाहिए। बेड के ऊपर एक बड़ी पेंटिंग हो। अगर किंग साइज या क्वीन साइज बेड है तो 5 से 6 फुट का अच्छा मिनिमल आर्ट वर्क बेड के ऊपर हो, और इसके अलावा एक मीडिया वॉल अच्छी बनी हो, तो दैट्स इट फॉर अ रूम। इसके अलावा जो है छोटे छोटे ज़्यादा फ्रेम्स से कमरे में क्लटर ज़्यादा लगता है। कमरे को डिज़ाइन ऐसा हुआ होना चाहिए कि आंखों को सुकून दे। बिल्कुल। लाइट्स मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। हर किसी को, वैसे मुझे अब लाइट कम हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यही होना चाहिए, लैंप्स होने चाहिए। और सीलिंग के अंदर भी हर कोई लाइट ऑन हर टाइम नहीं करता, तो प्रोफाइल लाइट्स, रोप लाइट्स, हिडन लाइट्स होनी चाहिए कि कमरे का एक एम्बियंस सॉफ्ट सा बन जाए, लेकिन आंखों में रोशनी ना पड़े। बिल्कुल। सो इसके साथ साथ आपको पता है कि गर्मी है, तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट अपने कमरे में बनाना है कि अगर बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं तो उनको आपको क्या करना है कि आपके हैवी कर्टन्स होने चाहिए? जी नहीं, हैवी कर्टन्स नहीं। कर्टन्स का ये तरीका है कि 2 लेयर्स में बनते हैं। पीछे की साइड पे ब्लैकआउट ब्लाइंड होता है, जो एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जिससे सनलाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, और उसके आगे हम सी थ्रू कपड़े का कर्टन लगाते हैं जिसके थ्रू सनलाइट पास कर सकती है। तो जब आपको रोशनी दरकार है तो आपने ब्लाइंड्स को आधा खोल लेना है या पूरा खोल लेना है और आगे शेयर कर्टन्स लगा देने हैं, तो उससे रोशनी छन कर आती है और आंखों में धूप नहीं पड़ती और कमरे में रोशनी रहती है। डिफ्यूज लाइटिंग जिसे ठंडा वाला एक वो रहता है। डेकोरेशन पीसेस आपके कितने मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि जी आपका कमरा ऐसे हो कि बस मुंह को आया हुआ ना लगे, तो उसके लिए क्या करना है आप? डेकोर आइटम्स इतने होने चाहिए जिनको आप इजीली मेंटेन कर सकें। अगर इतने ज्यादा और इतने नाजुक होंगे जिनकी मेंटेनेंस और सफाई मुश्किल होगी, वो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो ऐसे होने चाहिए जो आप इजीली मेंटेन कर सकें, आसानी से साफ कर सकें। 1-2 प्लांट्स होने चाहिए कमरे के अंदर, उससे एनर्जी बहुत लाइवली हो जाती है। एग्जैक्टली। सो जी इसको रखने का मकसद भी वैसे बाय द वे यही था। अच्छा जी, मैसेज देते हैं आप देखने वाले को, क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज यही है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने फर्नीचर के अंदर तो आपने फौरी तौर पे कमरे को भरना नहीं है। सोच समझ के कि 10-20 साल शायद 30 साल तक इसी फर्नीचर में चलना है। और मुझे लगता है आपको चेंज करते रहना चाहिए चीज़ें ना, तो फिर इसलिए ये कोशिश ना करें मैक्सिमम एक साथ ही खरीद लें और भर दे कमरे को। नहीं जी, आप अपना थोड़ा बहुत चेंज लेकर आते रहेंगे तो वो खुद भी अच्छा लगता है और आप उससे रिलैक्स भी फील करते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है जी उनको विश करने जा रहे हैं। आज है जी 19 और बर्थडे है जी हारून भट्ट की, मीरब वकास की, नादिया तलहा की और अली की। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। सो अगर आप चाहते हैं आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाए, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि संडे है तो कल किस तरह से हमें बर्थडे विश कर सके। नहीं जी, मंडे वाले दिन हम ये सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जिनकी संडे और मंडे दोनों दिन बर्थडे है जी, तो वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें। इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ आप भिजवाएं।
प्रोग्राम में आप शामिल हो जाएं। अगर आपके किसी लव वन की बर्थडे है, पेरेंट्स में से किसी की बर्थडे है, फैमिली में किसी की बर्थडे है, किसी फ्रेंड की बर्थडे है, आप हमें नाम के साथ भिजवा दें। उनकी सालगिरह को आप मज़ीद स्पेशल बना सकते हैं, ना सिर्फ आप बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है, पूरी दुनिया में, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी अपने ये चांस जो है वो शेयर करते हैं। तो आपकी बर्थडे को हम स्पेशल बनाएंगे। हमें पिक्चर्स भेजें नाम के साथ, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस तरह के सेगमेंट शामिल करें कि आपके लिए आसानी हो जाए। ऑब्वियसली नाश्ते के बाद प्लान हो रहा होता है कि आज बनाना क्या है, और जब आप बाहर सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम आपकी परेशानी थोड़ी सी कम कर देते ताकि घर से ही आप प्लान करके जाएं कि अगर आपने सब्जी खरीदनी है वो किस कीमत पे मिल जाएगी। तो बताएंगे आपको आज के भाव। अच्छा जी, हमें अफशां ज्वाइन कर रही हैं, ओपन मार्केट में मौजूद हैं। आज की रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। आपको सब्जियों की कीमतों के हवाले से आगाह करते हैं। ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट में जो कीमतें हैं उनके अंदर कितना फ़र्क है उसके हवाले से बताती हूँ मैं आपको। और साथ ही साथ ये भी बताऊँ कि शहरी कहते हैं कि कभी भी एक दाम पे हमें सब्ज़ी नहीं मिलती है, हर रोज़ मुख्तलिफ दाम पे सब्ज़ी मिलती है और हर रोज़ पिछले दाम से महंगी सब्ज़ी मिलती जाती है। मौसमी सब्जियाँ हो या दीगर सब्जियाँ हो, तमाम की कीमतें ही मनमानी मुकर्रर की जाती हैं। आलू की शिकार की जम से कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 60 से 70 में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की शिकार कीमत भी 40 है, लेकिन ये 80। टमाटर की शिकार कीमत भी 40 है, लेकिन ये 90 रुपये तक फ़रोख्त किया। जी बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।